आज का हमारा टॉपिक भी क्या है, सीधा क्वेश्चन ही लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ये पैराग्राफ बड़ा होगा और क्वेश्चन हम डायरेक्टली ले लेते हैं कि व्हाट द रिबल्स वांटेड, विद्रोही क्या चाहते थे। व्हाट द रिबल्स वांटेड, टू व्हाट एक्सटेंट डिड द विजन to what extent did the vision of different social groups differ, यानी विभिन्न सामाजिक समूहों की दृष्टिकोण में क्या अंतर था। यानी विद्रोही क्या चाहते थे और विभिन्न सामाजिक समूह थे वो विद्रोहियों के बारे में क्या सोचते थे। तो विद्रोही क्या चाहते थे, इस संबंध में जानकारी लेने के लिए हमें उस समय के जो कंटेम्प्रेरी सोर्स हैं उनसे जानकारी मिल सकती है। लेकिन कंटेम्प्रेरी सोर्स की अगर बात करें तो उस समय के जो अधिकांश स्रोत थे वो अंग्रेज़ों द्वारा लिखे गए थे और इन स्रोतों में जाहिर सी बात है कि रिबल्स के जो अपील हैं उनकी तरफ तो कोई ध्यान दिया नहीं गया होगा या उनकी एटीट्यूड की तरफ तो कोई वर्णन किया नहीं गया होगा। उनको तो अनसिविलाइज्ड और अनग्रेटफुल ही दर्शाया गया होगा, या ऐसा कह सकते हैं कि उनको तो केवल बदनाम करने की कोशिश की गई होगी। दूसरी ओर अधिकांश जो विद्रोही थे वो भी उस समय इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिख देते। तो हमें उनके उद्देश्यों की जो जानकारी है वो मेन रूप से उनके द्वारा की गई घोषणाएं यानी प्रोक्लामेशन एंड नोटिफिकेशन से मिलती है। मेन रूप से जो उनके द्वारा जारी की गई घोषणाएं थी, क्योंकि घोषणाएं जारी करने वाले तो कौन थे, या तो नवाब थे या उनके पुत्र थे। तो उनके द्वारा जारी की गई प्रोक्लामेशन और नोटिफिकेशन से प्राप्त होती है। क्या पता लगता है कि विद्रोही क्या चाहते थे कि विजन ऑफ यूनिटी कि 1857 के जो विद्रोह में घोषणा की गई थी उसमें बिना किसी धार्मिक मतभेद के समाज के सभी लोगों को एक झंडे के तले कार्य करने का आह्वान किया गया था। और अधिकांश जो प्रोक्लामेशन थी वो किसके द्वारा जारी की गई थी, मुस्लिम राजकुमारों अथवा उनके नाम से जारी की गई थी। एक बार फिर से पैरा देख लेते हैं। वी केम टू नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिबल्स फ्रॉम द प्रोक्लामेशन इश्यूड बाय देम इन 1857। 1857 के विद्रोहियों द्वारा जारी की घोषणाओं से उनके उद्देश्यों का पता लग जाता है। It is worthy to note that these proclamations appeal to all sections of the society without the discrimination of caste and any religion। इन घोषणाओं में सभी जाति और धर्म के भेदभाव के बिना सभी वर्गों का आह्वान किया गया था। Many of the proclamations were issued by Muslim princes or in their names। बहुत सारी जो घोषणाएं थी वो मुस्लिम राजकुमारों ने स्वयं या उनके नाम पर जारी की गई थी। However, the sentiments of Hindus were also respected and were equally cared for। लेकिन उनमें हिंदुओं की भावनाओं का भी पूरी तरह से ध्यान रखा गया था। In fact, this revolt against the British was seen such a struggle in which both the Hindus and Muslims were equally partner of loss of gain। यानी उन घोषणाओं में कहा गया था कि यदि अंग्रेज भारत से निकलेंगे या अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाला जाएगा तो उसका जो फ़ायदा है या नुकसान है उसके पार्टनर वो दोनों ही होंगे। अधिकांश जो अपीलें थी उनमें आह्वान किया गया था कि अंग्रेज़ों के आगमन से पहले ही
जो मुगल साम्राज्य के अधीन विभिन्न समुदाय थे वो आपस में मिलजुल करके रहते थे और एक सामूहिक उनका जो आत्मसम्मान था वो जीवित रहता था। चाहे भारत में मुस्लिम शासन रहा हो, लेकिन हिंदुओं की भावनाओं का पूरी तरह से ध्यान रखा गया था। इसलिए दोनों ही वर्गों से, विशेषकर हिंदू और मुसलमान दोनों से ही आह्वान किया गया था कि जो यह विद्रोह है ये हिंदू और मुसलमान दोनों की भावी किस्मत तय करेगा। विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों में जो फूट डालो और राज करो की नीति का प्रयास काफ़ी हद तक किया था। उदाहरण के तौर पर अंग्रेजों ने अगर बात करें तो बरेली में हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये तक खर्च कर दिए थे, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों में वो विफल रहे थे। दूसरा कारण था कि अगेंस्ट ऑफ द सिंबल्स ऑफ ऑपरेशन, ये अगला पैरा है। अब इसके अंदर बहुत सारे जो कैटेगरी थी कि किस कैटेगरी को क्या कह करके उन्होंने विद्रोह में शामिल किया था। वैसे तो ये कैटेगरी जो थी ये ऑलरेडी विद्रोह में शामिल अपने अपने इश्यूज़ के कारण हो चुकी थी। जैसे अगर बात करें रिगार्डिंग जमींदार, बार बार मैं नहीं बताऊंगा कि दे डिप्राइव्ड फॉर देयर जागीर, उनको उनकी जागीरों से वंचित कर दिया गया था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो बहुत हाई था और उनकी जागीरें जो उनकी बोली लगा चुके थे तो जमींदार भी उसमें शामिल हो रहे थे। ऐसे रिगार्डिंग विद मर्चेंट्स कल की वीडियो में भी डाल चुका हूँ। ऐसे ही रिगार्डिंग पब्लिक सर्वेंट्स क्यों शामिल हुए, क्योंकि उनकी वेजेस और भत्ते थे वो असमान थे, सैलरी समान नहीं थी, उनकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती थी। रिगार्डिंग आर्टिसियंस यानी कि दस्तकार और हस्तकार जो हैंडीक्राफ्ट जो उद्योग था वो भी बर्बाद हो चुका था। रिगार्डिंग पुरोहित, पंडित, फकीर और लैंड पर्सन यानी प्रोपरेटरों का भी बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा था। आइए अब अगला पैरा शुरू करते हैं मेन रूप से कि अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन। पहले मैं हिंदी बता रहा हूँ इसको। विद्रोहियों द्वारा जो जारी की घोषणाओं में ब्रिटिश शासन को फिरंगी राज कहा गया था। द रिबल्स ऑल्सो स्ट्रगल अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन। विद्रोहियों का संघर्ष था द रिबल ऑल्सो स्ट्रगल अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन। विद्रोहियों का संघर्ष था वो उत्पीड़नों के भी प्रतीक था, उत्पीड़नों के जो प्रतीक थे उनके भी विरुद्ध था, यानी उनका बहुत बुरी तरह से उत्पीड़न कर रहे थे। द प्रोक्लेमेशन इश्यूड ड्यूरिंग द रिवोल्ट पीरियड। विद्रोह के दौरान जारी की गई घोषणाओं में रिजेक्टेड एवरीथिंग दैट वाज एसोसिएटेड विद फिरंगी राज। फिरंगी राज से संबंधित हर चीज को नकारा गया था। किसमें? उन घोषणाओं में। उन घोषणाओं में लोगों से आह्वान किया गया था कि वे फिरंगी राज से जुड़ी हुई हर चीज को नकार दें। द रिबल लीडर्स टाइम एंड अगेन emphasized that the British were not trustworthy। विद्रोही नेताओं द्वारा यह बार बार कहा जा रहा था कि अंग्रेज हैं यानी फिरंगी जो लोग हैं वो बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं हैं। Behaving them was deceiving oneself। उन पे भरोसा करना यानी believing them was deceiving oneself। उन पे भरोसा करना अपने आप को धोखा देना है। The way of British had annexed the native state by hook or by crook, and the way they are breaking the treaties made themselves were squarely condemned in these proclamation। अंग्रेजों ने जिस प्रकार छल और परपंच, हुक और क्रूक का मतलब होता है छल और परपंच का प्रयोग करके देशी रियासतों को अपने राज्य में मिला लिया था। एंड द वे दे आर ब्रेकिंग द ट्रीटीज, और उन्होंने उन समझौतों का भी उल्लंघन किया था जो उन्होंने स्वयं लागू किए थे, जैसे कि
अवध में हुआ था। वाजिद अली शाह था, वो सब्सिडेरी अलायंस को स्वीकार कर चुका था। उसने अपने दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट भी रख लिया था और वो पेंशनर भी हो गया था, लेकिन वहाँ भी उसके समझौते को तोड़ दिया गया था, यानी ट्रीटीज को तोड़ करके, और अवध को पूरी तरह अनेक्स्ड ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया गया था। It was not easy for the people to forget that a number of small and big जमींदार had been disposed of their lands। और लोग इस बात को भी भूल नहीं पाए थे कि भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा लागू की गई भू व्यवस्थाओं के कारण छोटे बड़े जमींदार किसान सभी लोग बर्बाद हो गए थे। The British economic policy had destroyed the artisan and weavers। ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों ने जो हस्तशिल्प उद्योग थे, हस्तकार थे, दस्तकार थे, बुनकर थे, उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। एवरी एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वाज अटैक्ड इन प्रोक्लामेशन। और इन घोषणाओं में ब्रिटिश शासन के प्रत्येक पहलू पर वार किया गया था। The Firangi were accused of shattering the well-established and beautiful lifestyle of Indians। फिरंगियों पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने भारतीयों की सुव्यवस्थित जीवन शैली को छिन्न भिन्न कर दिया था। Through these proclamation, an effort was made to convince the people that one of the main objective of the rebel was to restore that old life of early time। इसलिए इन घोषणाओं में जन सामान्य को यह विश्वास दिलाने का बार बार प्रयास किया गया था कि विद्रोहियों का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो भारतीयों की उसी पुरानी दुनिया को पुनः स्थापित करना चाहता है। The proclamation also reflected the widespread apprehension that the British wanted to Christianity the whole Indian। विद्रोह युद्ध घोषणाओं में यह व्यापक डर स्पष्ट रूप से झलकता था कि अंग्रेज संपूर्ण भारतीयों का ईसाईकरण करना चाहते हैं। They wanted to convert the Hindus and the Muslims into Christianity by spoiling their caste and religion। कि वे हिंदू और मुसलमानों की जाति और धर्म नष्ट करके उन्हें पूरी तरह से ईसाई बनाना चाहते हैं। The common masses were inspired to participate untidily, forgetting the distinction of caste and religion in the struggle that was being fought for saving their occupation, religion, respect and dignity। इसलिए सभी लोगों से आह्वान किया गया था कि वे अपने जाति धर्म भेदभाव को भूल करके अपने व्यवसाय, अपने धर्म, अपने सम्मान और अपनी अस्मिता के लिए लड़ें। ये उनसे आह्वान किया गया था कि वो अपने जाति और धर्म को भूल करके अपने व्यवसाय, अपने धर्म, रिलीजन अपना धर्म, रेस्पेक्ट अपना सम्मान एंड डिग्निटी अपनी अस्मिता। द प्रोक्लेमेशन एम्फेस्ड दैट दिस स्ट्रगल वाज फॉर द ग्रेटर पब्लिक गुड। विद्रोह युद्ध घोषणाओं में यह आह्वान किया गया था कि यह जो विद्रोह है वो सार्वजनिक हित के लिए प्रारंभ किया गया है। The struggle being waged to root out the British rule in India often would turn into a struggle against the supporter of British rule on the oppressor of the people। भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए छेड़ा गया यह संघर्ष अनेक स्थानों पर ब्रिटिश शासन के समर्थकों के विरुद्ध भी था, क्योंकि we came to know from the contemporary sources that the elite of the cities कि शहरों के सम्राट यानी अभिजात वर्ग के लोग who were seen as the supporter of British rule, जो ब्रिटिश शासन के समर्थक थे, were humiliated deliberately during the period of revolt। उन वर्गों को भी हालांकि जानबूझ करके अपमानित किया गया था जो ब्रिटिश शासन के सपोर्टर थे, तो उन लोगों से भी आह्वान किया गया था कि वो लोग भी विद्रोह में शामिल हों।
These activities of the rebel affirm the view that they were against all type of oppression. इसलिए विद्रोहियों की इन गतिविधियों से स्पष्ट हो जाता है कि वे हर प्रकार के उत्पीड़न के बिल्कुल खिलाफ थे. They wanted to bring to an end the traditional hierarchies or distinction of high and low, and perhaps aimed at establishing a more egalitarian society. इसलिए वे परंपरागत यानी ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करके एक समतापरक समाज की स्थापना करना चाहते थे. बट वी शुड कीप इट इन माइंड दैट सच विजन ऑफ देयर वर नॉट रिफ्लेक्टेड क्लियरली इन देयर प्रोक्लामेशन. लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि उनकी इस विचारधारा की कोई स्पष्ट झलक थी वो इन उद्घोषणाओं में नहीं मिली, क्योंकि इन उद्घोषणाओं में जो राजा राजकुमार जमींदार जो शामिल हुए वो अपने अपने पर्सनल इश्यू के लिए शामिल हुए थे. आम मासिस जो जुड़ा था वो उन नवाबों के साथ था, जमींदारों के साथ था, यानी पर्टिकुलरली सभी प्रकार के लोग इस विद्रोह में नहीं जुड़े.